सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों जी। हमने ऑनलाइन कक्षा में समास को समझा। अब हम समास की दोहराई करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आपने ये वीडियो बेटा जी पूरी देखनी है ताकि आपकी अच्छे से दोहराई हो जाए। हाँ जी बेटा जी। समास को समझने से पहले हम पद समझेंगे, क्योंकि समास में पद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमें पद का पता होगा तो हम समास भी कर लेंगे। देखो बेटा जी, मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम घोड़े शब्द का प्रयोग वाक्य में करेंगे तो वह शब्द ना बनकर क्या बन जाता है? पद। मैंने आपको ऑनलाइन कक्षा में भी समझाया था। उदाहरण इसका क्या बनाया मैंने, मोहन घोड़े पर सवार है। तो जब मोहन घोड़े पर सवार है तो मैंने उसको, अगर मैं इसको छोटा करूं, यानी उसको छोटा करके लिखूं तो क्या लिखेगा? मोहन घुड़सवार है। और इसी छोटे करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं बेटा। उदाहरण क्या है इसका, इसकी परिभाषा क्या है बेटा? दो या दो से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ये आप समझ गए। अब एक बात और समझो बेटा, जैसे हमने लिखा मोहन घुड़सवार है, यानी घुड़सवार। घुड़ क्या लिखा है बेटा? पहले लिखा है। सवार क्या लिखा है मैंने? बाद में लिखा है। तो समास में जो पहले लिखा होता है पद, उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में लिखा होता है उसे कहते हैं बेटा उत्तर पद। तो समास में हमें दो चीज़ जो सबसे पहले समझनी है कि पद क्या होता है, उसके बाद उत्तर पद और पूर्व पद ये क्या होते हैं। उसके बाद ही आप अच्छे से समझ सकते हो कि जब हम इन पदों का विग्रह करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग लिखते हैं तो वो विग्रह हो जाता है, और जब उसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो समस्त पद बन जाता है। समास के भेद हैं बेटा, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास आदि। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास समझने से पहले मैं आपको अव्यय, ज़रा इसका अ हटाओ तो क्या बनेगा? व्यय। व्यय का मतलब होता है जिसे हम खर्च कर सकें, बदल सकें, उसमें परिवर्तन कर सकें। और अगर इसके साथ अ लग गया तो इसका मतलब इसके साथ उपसर्ग आ लगने से बन गया नहीं, यानी अब हम इसे बदल नहीं सकते, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ बेटा कोई परिवर्तन ना हो, लिंग वचन कारक काल के कारण जिस शब्द में, वो पद क्या होगा बेटा? अव्ययभाव समास। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक और है बेटा, समास में क्या होता है, कोई ना कोई पद या तो प्रधान यानी बड़ा होता है, और कोई पद क्या होता है? गौण होता है, कोई पद विशेषता लिए हुए होता है, कोई पद आपस में समानता बनाए हुए होता है। और अव्ययभाव समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद यानी पूर्व पद जो पहले लिखा हुआ है वो प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है यथाशक्ति, इसका विग्रह हमने कर दिया शक्ति के अनुसार। अब मैं आप इसको मोहन के साथ वाक्य बनाइए, मोहन यथाशक्ति कार्य कर रहा है। अब मैं इसको स्त्रीलिंग यानी स्त्रीलिंग ले रही हूँ, सीता यथाशक्ति के कार्य कर रही है। तो यथाशक्ति का परिवर्तन ना तो पुल्लिंग में हुआ ना ही स्त्रीलिंग में हुआ, यानी लिंग में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, और इसके कारण वचन के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता बेटा। तो जहाँ पर लिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन ना आए पूर्व पद में, बेटा कौन से पद में? पूर्व पद, तो वो कौन सा समास होगा बेटा? अव्ययभाव समास। मैं इसके कुछ उदाहरण पढ़ देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से हो जाए। यथा संभव, अब यथा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यथा संभव कार्य कर लीजिए, यथा संभव प्रयास कर लीजिए, यथा संभव हर कार्य को करते रहिए, यानी ये क्या है? यथा संभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इसे जैसे लिख लो, आजीवन यानी जीवन भर चलने वाला, प्रत्येक एक एक, हाथों हाथ, इसमें दोनों पद भी एक जैसे भी होते हैं, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इसकी सबसे बड़ी पहचान यथा, प्रति और दोनों शब्द यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक जैसे होते हैं। ये इनकी पहचान है बेटा अव्ययभाव समास की। अब देखो मैं आपको कुछ और बता रही हूँ बेटा। यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार, यथा
नियम, नियम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में। तो ये था क्या हमारा बेटा अव्यय भाव समास। तो आपको अव्यय भाव समास को कैसे करना है, इसकी पहचान है यथा, प्रति और दोनों पद एक जैसे होते हैं, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, इस प्रकार के समास अव्यय भाव समास होते हैं। अब है बेटा हमारा अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता है बेटा, जब हम इस समास को यानी जब हम इसके जो समस्त पद हैं, जब उन दोनों शब्दों को, उन दोनों पदों को अलग करते हैं यानी इनका विग्रह करते हैं, तो उसके अंदर कारक विभक्ति का लोप होता है, यानी कारक के चिन्ह छिपे होते हैं। आपने याद किया होगा 5वीं कक्षा में कारक में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरेयो आदि। अब समास में क्या है, कर्ता और संबोधन यानी पहला और सबसे आखिरी का तत्पुरुष समास में नहीं आता। ये कर्म से शुरू होता है और अधिकरण तक जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखो बेटा, परलोकगामी यानी परलोक को जाने वाला। अब परलोक को जाने वाला यानी को आ गया, कौन सा कारक है ये, कर्म। उसके बाद हस्तलिखित, हाथ से लिखित यानी से हो गया, कौन सा कारक है ये बेटा, करण। पूजा घर, पूजा के लिए घर, के लिए आ गया तो कौन सा कारक है बेटा, संप्रदान। पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट यानी कौन सा कारक है, अपादान। राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी संबंध बता रहा है तो कौन सा कारक है, संबंध बोधक कारक। शोक मगन, शोक में मगन तो में आ गया बेटा अधिकरण। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, अधिकरण। तो देखा बेटा, जब हमने इनके पूर्व पद और उत्तर पद को अलग किया तो विग्रह करते ही इसके अंदर कारक का चिन्ह आ गया, और जब कारक का चिन्ह आया तो हमें पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास है। तो आपको पता लगा कि अव्यय भाव समास में क्या था बेटा जी, कि उसके अंदर पूर्व पद प्रधान था और वो बदला नहीं जा सकता था। पहचान क्या थी, यथा, प्रति और दोनों पूर्व पद और उत्तर पद एक जैसे, जैसे बातों ही बातों में। और तत्पुरुष समास में क्या है बेटा, कि इसके अंदर कारक के लोप होता है यानी कारक छुपा होता है जब हम विग्रह करते हैं। अब तत्पुरुष समास के 3 भेद हैं, द्विगु समास और आपका कर्मधारय समास बेटा जी, और नियत तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम द्विगु समास समझेंगे। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है बेटा कि ये संख्या से शुरू होता है, संख्या यानी न्यूमेरिकल नंबर। इसका पहला पद यानी पूर्व पद नंबर का होता है। संस्कृत की जो आपको गिनती कराई गई होगी 1 से 10 तक की, आपको पता होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4, वो सारी गिनती वाले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इनमें दिखेंगे संख्या वाले, यानी पूर्व पद संख्यावाची होगा। जैसे जिस तत्पुरुष समास में पहला पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। बेटा इसको तत्पुरुष समास के भेद इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका भी हम विग्रह करते हैं तो इनके अंदर भी कारक का लोप यानी छुपा हुआ होता है, लेकिन इनका शब्द हम इसको अलग कहते हैं, इनको समास अलग कहते हैं क्योंकि ये संख्या वाला हो गया तो ये द्विगु समास हो जाएगा। आगे जब दूसरे समझाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। अब देखो इसका उदाहरण, चौमासा, 4 मासों का समूह यानी 4 महीनों का समूह का आ गया तो तत्पुरुष तो है ही, लेकिन कौन सा है ये, द्विगु यानी संख्या आ गई। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। शताब्दी, 7 आब्दों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार या समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 रत्नों का समूह। तो बेटा जी जहाँ पे समूह या समाहार यानी संख्या वाली बात, जिनको इकट्ठा करते हैं हम संख्या से, वो क्या होंगे बेटा हमारे द्विगु समास। तो अगला समझें बेटा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपको तभी समझ में आएगा जब आपको विशेषता पता होगी संज्ञा की, कि ये विशेषता बता रहा है संज्ञा की,
संज्ञा या सर्वनाम की या उपमेय की या विशेष्य की। तो जैसे मान लो मेरे पास सुंदर पेन है, पेन क्या है? संज्ञा, और मैंने उसका क्या बता दिया? विशेषता, सुंदर। तो पेन क्या है मेरा? विशेष्य। ऐसे ही समास के अंदर है, जैसे मैं ये कह सकती हूँ सज्जन। सज्जन कौन होता है? जो बोलने में, चालने में अच्छा हो, जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं, यानी गुणों वाला। आगे विशेषता, यानी सत्य है जो जन, जन यानी आदमी, और उस आदमी की विशेषता क्या है? सत्य, यानी बहुत अच्छी बात, यानी हर तरीके से वो आदर्शवादी है, किसी को अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है सबके सामने एक सज्जन के रूप में। इसमें क्या है बेटा? नील गगन, यानी नील गगन। गगन कैसा है? नीले रंग का। कमल नयन, नयन यानी आंखें कैसी हैं? कमल के समान। चंद्रमुख, मुख कैसा है उसका? चांद के समान। कनक लता, लता कैसी है? कनक के समान। विद्याधन, विद्या कैसी है? धन कैसा है? विद्या रूपी धन। तो आपने देखा बेटा जी, ये कर्मधारय समास क्या बताते हैं? पूर्व पद में विशेषता बताते हैं उत्तर पद की। पूर्व पद विशेषता है और उत्तर पद विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जिस तत्पुरुष में पहला पद या तो दूसरे पद का विशेषण होगा या उपमान होगा तो उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। उपमान, विशेषता एक ही बात है और विशेष्य और उपमेय एक ही बात है। अगला है हमारा बेटा नियम तत्पुरुष। नियम तत्पुरुष का मतलब होता है ना शब्द, जहाँ पर ना आ जाए, नेगेटिव आ जाए, निषेध आ जाए कि आपका ये कार्य नहीं होगा, वो कौन सा तत्पुरुष है? न्य। जिस तत्पुरुष में पहला पद ना या अभाव के अर्थ में आए उसे निय तत्पुरुष कहेंगे। जैसे अजन्मा, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, ना जन्मा। अनचाहा, वो कभी उसे हमने चाहा ही नहीं, अनचाहा है। असत्य, न सत्य, जैसे कभी सत्य बोला ही नहीं, ये विग्रह है बेटा। और समस्पद क्या है? अजन्मा, अनचाहा और असत्य। सबसे मुझे जो अच्छा लगता है समास में वो है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद आपस में लड़ते ही नहीं। वो कहते हैं कि तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहता हूँ, हम दोनों इक्वल है। बेटा ये याद करने की ट्रिक बनाई हुई है मैंने कि इसमें दोनों पद एक जैसे होते हैं, वो दोनों आपस में समानता पा रहे हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख हमेशा इकट्ठे बोले जाते हैं, ना ही इसमें कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा। लेकिन जब मैंने इसका विग्रह करा तो क्या बन गया? सुख और दुख। हानि लाभ, हानि और लाभ। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। भला बुरा, भला और बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। सही गलत, चाय कॉफ़ी, ऊंच नीच, राधा कृष्ण। बेटा अधिकतर विलोम शब्द द्वंद्व समास में आते हैं और इन दोनों की पहचान क्या है? इस समास में बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगता है और दोनों पद की प्रधानता पाई जाती है। अगला है बेटा जी हमारा बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में क्या है बेटा जी कि इसमें पहला पद और दूसरा पद होता ही नहीं है, इसमें अन्य पद की तरफ इशारा हो जाता है। बाकी जितने भी हमने समास समझे, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, उन सब में उन्हीं पदों का आंसर आता था। लेकिन बहुवीरी समास में हम तीसरे की तरफ यानी अन्य पद, एक यही इकलौता है। इसका समझने का यही है कि ये क्या है बेटा जी? अन्य की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा समास है? बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कहते हैं। जैसे दशानन, अब मैं इसके अगर विग्रह करूं तो 10 हैं आनंद जिसके। ये क्या बन गया बेटा? देखा जाए तो ये गिनती वाला है, लेकिन मैंने कहा 10 हैं आनंद जिसके। किसके? रावण के, यानी तीसरे की तरफ इशारा आ गया। तो ये बहुवीरी समास में जाएगा। मैं आपको सिर्फ 6th क्लास के लेवल तक का ही समझा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जितना आपको बेटा इसमें समझाया जाए उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट की तैयारी करना। एक दंत यानी एक दांत वाला, आपने देखा है भगवान का है हमारे जो गणेश जी, उनका एक ही दांत है। तो आपको पता है एक दंत सुनते क्या कहोगे? गणेश भगवान। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु भगवान की।
गोपाल यानी गाय को पालने वाले कृष्ण भगवान। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला कौन होता है बेटा? कमल फूल। तो जहाँ पे तीसरे अन्य पद की ओर इशारा आ जाए वो क्या है बेटा जी? बहुवीरी समास। अब आपका बहुवीरी समास और कर्मधारय समास में मैं अंतर बताती हूँ बेटा। बहुवीरी समास में मैंने अभी आपको बताया अन्य पद की तरफ इशारा होता है, और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषता वाला होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, और कमल नयन इसको बहुवीरी समास में लो तो कमल जैसे नयनों वाला कौन? अर्थात राम। तो ये विग्रह पर भी डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से विग्रह करना है। जैसे दशानन मैंने आपको बोला कि ये गिनती में भी आ गया, तो दशानन 10 सर वाला। 10 सर वाला तो बेटा वैसे देखा जाए तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँ 10 सर हैं जिसके, किसके? रावण के। तो समझे यहाँ पे ये क्या है बेटा? नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, किसका? शिवजी भगवान का। ये बहुवरी समास। और ये कर्मधारी में कैसे जाएगा? नीला है कंठ, यानी मेरा कंठ नीला है, यानी मेरे कंठ कौन से रंग का है? नीले रंग का। तो ये कर्मधारय समास में जाएगा। तो बहुवीरी समास और कर्मधारय समास में मैंने आपको लेवल के अकॉर्डिंग अंतर स्पष्ट कर दिया है। अब एक बार अभ्यास कार्य कर लेते हैं, इससे आपकी दोहराई भी हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि पेपर में जब आते हैं तब पेपर में तो सारे इकट्ठे आते हैं और हमें थोड़ा पहचानने में थोड़ी सी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे करते हैं। तो मैं बच्चों को बताने का जो ट्रिक बताती हूँ, जैसे रसोई घर, पहले है रसोई घर, मैं बच्चों को कहती हूँ कि सबसे पहले आप द्वंद्व समास देखो। क्या रसोई घर में द्वंद्व है? दोनों पद आपस में लड़ रहे हैं, यानी दोनों में समानता है? नहीं, तो यानी ये द्वंद्व समास तो हो ही नहीं सकता। फिर आप देखो ये न्य तत्पुरुष है, यानी इसमें ना वाला तो कोई शब्द ही नहीं है, तो ये न्य तत्पुरुष भी नहीं हो सकता। कर्मधारय, इसमें विशेषता बता रहा है, वो भी नहीं हो सकता। इसमें अव्यय है, यथा, प्रति और दोनों पद एक जैसे हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो ये हो कौन सा सकता है? वो भी नहीं है, इसमें संख्या भी नहीं है। तो इसका ज़रा मैं विग्रह करूं, रसोई के लिए घर, क्या आ गया इसमें? कारक। तो ये कारक आते कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। आपने इसी तरीके से सारे सबकी पहचान करनी है। इससे आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा शुरू में, लेकिन फिर आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि इसका ये आंसर होगा, जिससे आप आराम से जल्दी जल्दी कर लोगे। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। दशमुख, दशमुख है, दशमुख वाला रावण, यानी बहुवीरी समास। आ जन्म यानी क्या हुआ बेटा? अव्यय भाव, कभी नहीं बदल रहा। दिन रात, दोनों पद एक जैसे आ गए, दोनों पद में समानता हो गई, क्या हो गया? द्वंद्व। गंगा यमुना, दोनों पदों में समानता है, क्या है बेटा जी? द्वंद्व समास। अब बोल रहे हो, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, सारे बोल रहे हो बच्चे। यथाशक्ति, यथा आ गया, पहचान, तुरंत पहचान लो। यथा आते ही क्या हो गया? अव्यय भाव समास। चिकित्सा गृह यानी चिकित्सा के लिए गृह, तत्पुरुष समास। तो उम्मीद है मुझे आपको अगर सारा नहीं तो 99% समझ में आ ही गया होगा, और अच्छे से 1% 4-5 बार वीडियो देख के कर लेना, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा जी।